गुड आफ्टरनून। सो आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं बार बार रिपीट किया था, कल भी बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीबीएसई में, आईआईटी जी में, नीट में, सब में ये कॉमन क्वेश्चन है और ये वैसे भी जरूरी है। मान लो आपके पास कल को कोई न्यूमेरिकल आया और आपको उसमें वैल्यूज की पता नहीं चलेगी, क्या फॉर्मूला लगेगा, तो वहां पे भी आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके वैल्यूज को बता सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, इसका ट्रिक मैं बताता हूं और याद रखना 100% इसका जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम देखना कई आईआईटी के क्वेश्चंस भी लगाएंगे और एससी वर्मा के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर अपने आप देखना कि कितना इजी पोर्शन है ये। इसके अंदर जो आज का टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला हम जा रहे देखने की कैसे कोई भी डेरिवेशन आप कर सकते हो। कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं और उसके बाद मैं डायमेंशनल एनालिसिस का ट्रीटमेंट बताता हूं, कैसे इसे लगाते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो माना मेरे पास एक क्वेश्चन है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम such that it depends on length and acceleration due to gravity। ठीक है, अब देखो, एक चीज जो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिक्स में वो ये है कि आपको क्वेश्चन से बात करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे बात करते हैं, देखो, क्वेश्चन खुद ही बताता है कि क्या गिवन वैल्यू है, खुद ही बताता है कि आप फॉर्मूला क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि हम कैसे क्वेश्चन से बात करने जा रहे हैं और 100% कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आप देखना इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे और वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो स्टेप 1, तो कुछ स्टेप बताता हूं मैं डायमेंशनल एनालिसिस का। जब भी आपको डेरिवेशन का न्यूमेरिकल आता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि क्वेश्चन से पूछो क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन से ही पूछो कि क्या चाहिए, क्या डिराइव करना है, वो खुद ही आपको बताएगा कि मुझे ये डेरिवेशन चाहिए। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि आप क्या डिराइव करो, टाइम पीरियड डिराइव करो। ठीक है, तो स्टेप 1 में जैसे ही आपको पता चल जाए क्या डिराइव करना, उसे आप रखोगे यहाँ पे और लगाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, तो क्या करना है स्टेप 1 में, टाइम पीरियड पूछा था तो वही आपको एज इट इज लिख देना है और वो एलएचएस में आएगा, क्योंकि यहाँ एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ कुछ भी आता वो आरएचएस हो जाएगा और ये एलएचएस हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप इतना कर लो। अब इसी में स्टेप 2 देखिए क्या है। अब आपसे पूछना है कि भाई फॉर्मूला तो मैं डिराइव कर लूंगा, ये डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए ये खुद ही बताएगा क्वेश्चन, सच दैट इट डिपेंड्स ऑन, मतलब मैं फॉर्मूला तो बनाऊं, ये किसको लेके फॉर्मूला बनाओ, तो क्वेश्चन बता रहा है देखो, सच दैट इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद लेंथ का पावर a और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर b। अच्छा, एक मान लिया यहां बोलता कि x का फॉर्मूला बनाओ सच दैट इट डिपेंड्स ऑन p देन q देन r एंड s। मान लिया बोलता है कि x का फॉर्मूला बनाओ सच दैट p पे डिपेंड कर रहा हो, q पे, कोई क्वांटिटीज है ये, r पे डिपेंड कर रहा हो, s पे डिपेंड कर रहा हो, तो भी आपको क्या करना है, डिराइव करना है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू दी पावर a कर लेना है, q टू दी पावर b, r टू दी पावर c और s टू दी पावर d। ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछे, राम सीता गीता जो भी पूछे सबका पावर कर दो। क्लियर हो रहा है, ये स्टेप क्लियर है कि ये कैसे आया। ठीक, नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या करना होता है आपको, थर्ड स्टेप इसका डायमेंशन लिखो।
लेकिन उससे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप अगर हटाओगे तो हो जाएगा k l टू द पावर a g टू द पावर b। और k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एक चीज याद रखना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूलाज ही यहाँ पर आ पाएंगे, प्लस और माइनस वाले फॉर्मूला आप इससे डिराइव नहीं करना। और दूसरी चीज, जो k है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। क्लियर हो रहा है? तो देखिए t इज इक्वल टू k l टू द पावर a g टू द पावर b। अब टाइम पीरियड का हमें पता है कि डायमेंशन क्या है, पिछले क्लास में बताया था कि डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। टाइम मतलब सेकंड में होगा, कितना? एक ही सेकंड हो सकता है या सेकंड स्क्वायर तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम यहां पर लिख दिए सेकंड, इसका मतलब m0 l0 t1, क्योंकि एक ही सेकंड है सो एक टाइम। अच्छा, दूसरी चीज के यहाँ पर डायमेंशनलेस है तो उसे एज इट इज के लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट l लेंथ है, लेंथ मतलब या तो मीटर हो सकता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि मीटर स्क्वायर एरिया का होता है। क्लियर हो रहा है? तो इसका डायमेंशन हम लिख दिए m0 l1 t0, क्योंकि लेंथ में ना मास है ना टाइम। अच्छा, नेक्स्ट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मास नहीं है, लेंथ है, टाइम t-2 टू दी यहाँ पर पावर a, यहाँ पे पावर b। अब आपको क्या करना है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका m0 l0 t1, ये हो गया k m0 l8 t0 और m0 lb t-2b, ठीक है। नाउ अब जो बेस है, बेस को क्या करो, जोड़ दो। देखो m है यहाँ पे, यहाँ भी m है, 0 प्लस 0 दिस गिव्स यू, अच्छा LHS लिख लेते हैं एज इट इज, m0 l0 t1, यहाँ k डायमेंशनलेस है, k को लिख दिए m0 प्लस 0 यानी कि 0, l a और b यानी l a प्लस b t 0 माइनस 2b। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला मैंने बताया था तभी सही होता है जब वो डायमेंशनली सेम हो जाए। तो डायमेंशनली सेम होने के लिए पावर सेम होना पड़ेगा। देखो 0 की जगह 0 है, a प्लस b की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये आपका इक्वेशन नंबर ए। और दूसरी चीज -2b किसके बराबर होना चाहिए, 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर a बराबर -b और b बराबर 1 -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और -1/2 दैट इज +1/2। हेंस आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, आपके पास फॉर्मूला आ गया t के l टू द पावर a की वैल्यू आई है 1/2 और g की वैल्यू आई है -1/2, तो आपका फॉर्मूला आ गया k√l/g, ठीक है। तो हम और क्वेश्चंस लगाते हैं इसके बेस पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपटीशंस में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन ये है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स, तो मैं भी यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स such that it depends on coefficient of viscosity, ईटा सिंबल होता है इसका, रेडियस ऑफ ट्यूब एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, and velocity of flowing liquid। तो सेम स्टेप दोबारा हमें रिपीट करना है जो मैंने बताया था अभी। सबसे पहले क्वेश्चन से आप पूछो कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स। अब एक चीज याद रखना, कोई भी फोर्स हो डायमेंशनली सारे बराबर होते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, कोई भी फोर्सेस है डायमेंशनली सबका डायमेंशन एक होता है, दैट इज। तो मैं पहले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नया टर्म मिला है विस्कोसिटी, इसका भी डायमेंशन हम पहले लिख लेते हैं।
तो क्योंकि कुछ जो बच्चे अभी 11th में होंगे उन्हें नहीं पता होगा विस्कोसिटी क्या है, बट टेंशन मतलब ये आगे आपको मिलेगा टॉपिक। एनीवे, फोर्स का डायमेंशन हमारे पास है। पहले तो आप सीधा लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2, और ये तो आपको याद होना चाहिए ये डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस, रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? रेडियस बोले तो लेंथ ही हो सकता है, तो m0 l1 t0। नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है m1 l माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है। और अगला हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, दैट इज m0 l1 t माइनस 1। तो ये तो ऐसा मान लो दिस इज गिवन डाटा, क्योंकि जब आप IIT JEE के क्वेश्चंस लगाने जाओगे तब तक आप 11th में पढ़ चुके होगे सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक में कि विस्कोसिटी क्या है और इसका डायमेंशन आपको पता होगा। अभी तो आप टेबल का यूज कर सकते हो। तो स्टेप 1 क्या बताया था? सबसे पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछो कि चाहिए क्या आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुझे चाहिए विस्कस फोर्स। क्या करना है? इसको LHS में लिख देना, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्या बोलता है? अब आपसे आप पूछोगे कि किस पे डिपेंड करता है, तो यहां सबसे पहले बताया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी मैं लिख दिया ईटा टू दी पावर ए। दूसरा क्या बताया? रेडियस ऑफ ट्यूब, तो मैंने लिख दिया r टू दी पावर b। और तीसरा क्या बताया? वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, तो वेलोसिटी v टू दी पावर c। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप 2 की अगर हम बात करें कि तो डायरेक्टली को हम हटा के क्या लिख सकते हैं? k, और k याद होगा मैंने बताया था डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, और ये ड्रॉबैक भी है सिस्टम का कि अगर ये डायमेंशन लेस नहीं होगा तो आप डिराइव नहीं कर पाओगे। तो k ईटा टू दी पावर a, r टू दी पावर b एंड v टू दी पावर c। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 आपको मैंने बताया था, स्टेप 3 में क्या कर देना है? LHS का डायमेंशन लिखो, तो सारा डायमेंशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो LHS का डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास फोर्स की जगह m1 l1 t माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू k। ईटा कितना है? ईटा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन m1 l माइनस 1 t माइनस 1, m1 l माइनस 1 t माइनस 1 इंटू नेक्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? ये नेक्स्ट है रेडियस, रेडियस का हो जाएगा m0 l, अच्छा ये टू दी पावर है m0 l1 t टू दी पावर 0b। और अगला तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यही लिख रहा हूँ, वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगा, ये होगा m0 l1 t माइनस 1 टू दी पावर c, ठीक है। अब यहां से आपको एज इट इज सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पोर्शन, ये जो पोर्शन है उसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम यहीं पे सॉल्व कर सकें। तो मैं ये वाला स्टेप यहां लिखता हूं, ज्यादा स्पेस होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप जो हमारा था S3 स्टेप, m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू k m1 l माइनस 1 t माइनस 1 टू दी पावर a एंड m0 l1 t टू दी पावर 0b इंटू नेक्स्ट है वेलोसिटी दैट इज m0 l1 t माइनस 1 टू दी पावर c। अब आपको स्टेप याद होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा ma l माइनस a t माइनस a m0 lb t0 और m0 lc t माइनस c, और ये एज इट इज हमारे पास कैरी फॉरवर्ड है LHS। अब फिर से वही स्टेप, m वाले को पकड़ो और सारा जोड़ दो पावर, l वाले को पकड़ो सारा जोड़ दो पावर, t वाले को पकड़ो सारा जोड़ दो पावर। तो यहाँ हो गया m1 l1 t माइनस 2 और k, ये हो गया ma प्लस 0 प्लस 0 l माइनस a प्लस b प्लस c और t माइनस a प्लस 0 माइनस c, ठीक। अब यहां से स्टेप 4 आ गया, दैट इज कंपेयर, कंपेयरिंग द पावर ऑफ LHS एंड RHS। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो पहला ही आ गया a कितना 1, देखिए दूसरा माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, कंपेयर किए,
तीसरा इक्वेशन आया माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू -2। ठीक, अब इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता चल गई ए की, तो हम यहाँ सी निकाल सकते हैं। तो अगर हम -1 माइनस सी बराबर -2, तो माइनस सी विल बी इक्वल टू -2 + 1 दैट इज -1 माइनस सी। सी कितना आ गया 1। तो ए की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1 आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस इक्वेशन वी गेट -1 प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और देखो 1 and 1 कैंसिल और b इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारा a, b और c तीनों की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हम इसको अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें। जो हमारा फॉर्मूला था ये देखिए स्टेप 2 वाले फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा, स्टेप 2 के फॉर्मूले में। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया f इज इक्वल टू k ईटा टू द पावर 1 r to the power 1 and v to the power 1। हेंस हमारे पास फॉर्मूला आ गया f is equal to k eta rv। वैसे आप आगे की क्लासेस में देखोगे k की वैल्यू 6 पाई होती है, तो इसका जो जनरल विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आता है वो आता है 6 पाई eta rv। और यही इसका ड्रॉबैक भी है कि हम k की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़े।